अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपको याद है जब आज से 2 साल पहले गर्मियों का मौसम आया था, यानी साल 2022। इस आर्टिकल को देखिए, उस साल को हॉटेस्ट समर एवर करार दिया गया था। उस साल इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी थी कि 122 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। लेकिन फिर आई 2023 की गर्मियां और साइंटिस्ट ने कहा पिछले 2000 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको हॉटेस्ट समर करार दिया गया। लेकिन हम फिर आते हैं 2024 में। जनवरी 2024 हॉटेस्ट जनवरी रिकॉर्डेड। फरवरी 2024 हॉटेस्ट फरवरी 2024 एवर रिकॉर्डेड। मार्च 2024 हॉटेस्ट मार्च रिकॉर्डेड एवर। अप्रैल 2024 हॉटेस्ट मंथ एवर रिकॉर्डेड। पिछले 11 महीने रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहे हैं गर्मी के मामले में। आज जिस तपती गर्मी को हम सह रहे हैं ये नॉर्मल नहीं है और आप अकेले नहीं हैं। पिछले महीने में पूरे साउथ ईस्ट एशिया में रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव देखी गई। वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया हर जगह ऐसे अनबेरेबल टेम्परेचर देखे गए। फिलीपीन में हीट इंडेक्स 53 डिग्री सेल्सियस तक क्रॉस कर गया था। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर देखने को मिली। मई के पहले हफ्ते में ही इंडिया में फॉरेस्ट फायर देखी गई कुछ जगहों पर। दुनिया के तमाम ममालिक में हीट वेव की वार्निंग दी जा रही है और ऐसी जगहों पर भी जहां आमतौर पर हीट वेव नहीं रिकॉर्ड होती। इस सब के पीछे सीधा सीधा रीजन है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। क्या इस गर्मी के पीछे बस यही एक रीजन है? नहीं। तो आइए मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ 2 और नए रीजन जिसकी वजह से ये सब हो रहा है और लोकल लेवल पर इस पे क्या सोल्यूशन है, इसका हम क्या कर सकते हैं इस गर्मी से बचने के लिए। पहले तो हमें ये समझना होगा कि इस तरह के एक्सट्रीम वेदर इवेंट सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया और साउथ ईस्ट में नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में होते हैं। इसी महीने साउथ अमेरिका में क्या हुआ, देखिए इस खबर को। 3 people are dead after days of heavy rain in southern Brazil and more than 100 are missing. Another 122,000 people have been displaced by floods. ब्राजील में इतने भयानक फ्लड्स आए कि 1.5 लाख लोग बेघर हो गए। पूरे के पूरे शहर पानी के अंदर डूब गए। साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है, खतरनाक ड्राउट की सिचुएशन देखने को मिल रही है। The region is experiencing a severe drought with many families unable to cater for their daily needs like food. I just spoke with some of the elders from the community and the last time they can remember this type of drought was 1947. So this is not a normal circumstance. ऐसा ड्राउट जो पिछले कई सालों में नहीं आया है। इसलिए कई साउथर्न अफ्रीकन ममालिक ने पूरी दुनिया से $5.5 बिलियन की रिक्वेस्ट की है कि कहीं गर्मी की वजह से खाने के लाले ना पड़ जाएं। इस सब तबाही के पीछे एक रीजन है जिसे सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है, एल नीनियो। वैसे तो ये जमीन के क्लाइमेट की एक नॉर्मल साइकिल है लेकिन जिसको 7 से 5 साल में देखा जाता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये और ज्यादा एक्सट्रीम होती जा रही है साल हर साल। साइकिल का पूरा नाम है एल नीनियो साउथर्न ओसिलेशन। शॉर्ट में कहा जाए तो ENSO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये दूसरी सबसे बड़ी वजह है जो क्लाइमेट चेंज की वजह बनती है। इससे ऊपर पहले नंबर पर जो आता है वो सूरज और जमीन के दरमियान जो ताल्लुक है। जमीन जो कि सूरज के इर्द गिर्द घूमती है जिसकी वजह से मौसम तब्दील होते हैं। गर्मियों के बाद सर्दियां और सर्दियों के बाद गर्मियां आती हैं। लेकिन उस इफेक्ट के बाद दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट एल नीनियो का ही पड़ता है। क्या है ये एल नीनियो? ये एक ऐसी चीज है जो पैसिफिक ओशन में देखने को मिलती है। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा समंदर है जो यूरोप और एशिया के दरमियान है। इमेजिन करें ये समंदर एक टब की तरह है जिसमें पानी इधर से उधर हिलता रहता है। जब आप टब में हाथ फेरते हो तो पानी इधर से उधर चला जाता है, फिर उसके बाद उधर से इधर चला जाता है। इसी तरह पैसिफिक ओशन में हवाएं चलती हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ ट्रेवल करती हैं। इन हवाओं को ट्रेड विंड्स कहा जाता है और ज्यादातर ये हवाएं अमेरिका से लेकर एशिया की तरफ फ्लो करती हैं क्योंकि जमीन की रोटेशन ही कुछ ऐसे होती है। कोरियोलिस इफेक्ट, इसके बारे में आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा अगर आप गए हैं तो, क्योंकि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही है। इस कोरियोलिस की वजह से ही ये ट्रेड विंड्स उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। इसकी वजह से नॉर्मली क्या होता है, पैसिफिक ओशन के सरफेस पे जो पानी है वो वेस्ट की तरफ फ्लो करने लगता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ फ्लो करने लगता है। और सरफेस का पानी जब उस तरफ फ्लो करने लगेगा और ईस्ट की तरफ जो समंदर के नीचे का जो पानी है वो ऊपर की तरफ आने लगता है। यानी साउथ अमेरिका के पास समंदर के नीचे जो पानी है वो समंदर के ऊपर आने लगता है। इस चीज को कहा जाता है अपवेलिंग। ये पानी जो समंदर के नीचे से ऊपर आ रहा है ये ज्यादा ठंडा होता है कंपैरेटिवली, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं इसमें। इसकी वजह से मछलियों और मरीन लाइफ को भी फायदा मिलता है। तो इस नॉर्मल सिचुएशन में गर्म पानी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया और जो ठंडा पानी है वो अमेरिका की तरफ आ गया। और जब पानी ज्यादा गर्म होता है तो वो इवेपोरेट ज्यादा जल्दी से हो जाता है और इस इवेपोरेशन की वजह से बादलों की फॉर्मेशन होती है और ज्यादा बारिश देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलिया के पास। लेकिन अब इमेजिन करें कि ये ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ गई। ये हवाएं पैसिफिक ओशन के ऊपर से इतनी तेजी से नहीं बह रही जितनी तेजी से इनको बहना चाहिए। इससे क्या होगा, जो अपवेलिंग है वो कमजोर होगी, बल्कि होगी ही नहीं। सरफेस के ऊपर जो पानी है वो कंसिस्टेंटली गर्म ही रहेगा। जो बारिश ऑस्ट्रेलिया की तरफ होती थी वो पैसिफिक ओशन की तरफ कहीं देखने को मिलेगी।
तो ऑस्ट्रेलिया का रीजन काफी गर्म बन जाएगा। यही फिनोमिना होता है एल नीनियो का, जो कि एक साइकिल की तरह होता है। लेकिन ये एक रेगुलर साइकिल नहीं है, कभी ये 5 साल बाद, कभी 4 साल बाद और कभी 7 साल बाद भी हो जाता है। लेकिन जब ये होता है 6 से 12 महीने तक चलता है। इस एल नीनियो साइकिल के दौरान पूरी दुनिया के वेदर पैटर्न बदल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में इसकी वजह से ज्यादा गर्मी पड़ती है और ज्यादा ड्राई कंडीशंस भी देखने को मिलती हैं। हीट वेव्स का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपको याद हो 2020 में जो ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर हुई थी, बहुत ही खतरनाक वाइल्ड फायर हुई थी, उसके पीछे का रीजन भी यही एल नीनियो साइकिल था। आखिरी एल नीनियो का इवेंट हुआ था 2018-19 में, जो कि जनवरी 2020 तक चला था और यही वजह है ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर 2019 में देखी गई थी। उसके बाद से जनवरी 2023 से लेकर आज तक एक और नया एल नीनियो चल रहा है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि साउथ अमेरिका पे इस एल नीनियो का उल्टा असर पड़ता है, यानी कि वहाँ पे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है, फ्लड्स का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि आज ब्राजील में खतरनाक फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं। अब इसके अलावा दोस्तों एक उल्टा फिनोमिना होता है एल नीनियो का, जो कि है ला नीनिया। ये दोनों वर्ड्स स्पेनिश से आते हैं। वैसे एल नीनियो का मतलब है द बॉय, ला नीनिया का मतलब है द फीमेल। जो नॉर्मल कंडीशन मैंने आपको बताई हैं, जो पैसिफिक ओशन के ऊपर होती हैं नॉर्मली, अगर वो एक्सट्रीम में चली जाएं तो ला नीनिया का इफेक्ट देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हुआ जो ट्रेड विंड्स चल रही हैं वेस्ट की डायरेक्शन में, वो और तेज चलने लग जाएं, वो और एक्सट्रीम हो जाएं। इसकी वजह से और ज़्यादा ठंडा पानी अमेरिका के पास आता है और ज़्यादा गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के पास चला जाता है और ज़्यादा बारिशें होने लगती हैं ला नीनिया के केस में ऑस्ट्रेलिया में। ला नीनिया के इफेक्ट ज़्यादा लंबे चलते हैं, ये 1 से 4 साल तक भी चल सकते हैं। 2018-19 के बाद जब ला नीनिया आया 2020 और 21 में, वो इतना एक्सट्रीम चला गया कि उसमें ऑस्ट्रेलिया में फ्लडिंग देखने को मिली। इतनी ज़्यादा बारिशें हुई ऑस्ट्रेलिया में। मार्च 2021 की खबरें आप देख सकते हैं, फ्लड्स इन ऑस्ट्रेलिया। एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है जो आप बड़ी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पिछले 30 सालों में एल नीनिया और ला नीनिया को ग्राफ्स पर दिखाया जा रहा है। ये जो लाल कलर में आपको इवेंट दिख रहा है, ये एल नीनियो का इवेंट है। जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा एक्सट्रीम एल नीनियो का इवेंट होगा। अभी तक का स्ट्रॉन्गेस्ट एल नीनियो इवेंट 2015-16 में देखा गया था। उसके बाद 1997 और 98 वाला था। उसके बाद अब जो हम देख रहे हैं वो 23 और 24 वाला। नीचे की तरफ आप ब्लू कलर में ला नीनिया के इवेंट्स देख सकते हैं। 2021 में लेटेस्ट वाला हुआ, जो कि ऑल द वे अप टू 2023 तक चला। इससे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट वाला जो हुआ था 1999 और 2000 में हुआ था। अगर आप लेटेस्ट टाइम पे देखें तो एल नीनियो का ग्राफ वापस से नीचे जा रहा है, जो कि अच्छी खबर है। और साइंटिस्ट का मानना है कि जुलाई और अगस्त के महीने में ही ला नीनिया शुरू हो सकता है। इससे एशिया पर क्या फर्क पड़ेगा? इससे एशिया में मानसून का जो मौसम है वो बेहतर हो सकता है एवरेज। पिछले साल जब बारिश का मौसम था तो बारिशें इतनी ज्यादा नहीं हुई थी एल नीनियो की वजह से। और यही एल नीनियो रीजन है जिसमें 2023 और 2024 की गर्मियां बहुत ज्यादा गर्म रही, जिसकी वजह से साउथर्न अफ्रीका में ड्राउट्स देखने को मिले हैं। और दुबई में हुई बारिशें और फ्लड्स का रीजन भी यही एल नीनियो है कुछ हद तक। अब साइंटिस्ट का मानना है कि इंसानों के किए गए क्लाइमेट चेंज की वजह से ये एल नीनियो का इफेक्ट और ज्यादा एक्सट्रीम बनता जा रहा है। यानी कि एल नीनियो की वजह से आज फ्लड्स और ज्यादा खतरनाक बनते जा रहे हैं। हीट वेव्स और ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रीम होती जा रही हैं। मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक बेसिक क्राइटेरिया है हीट वेव जारी करने का। अगर प्लेन्स में टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर हो, कोस्टल एरियाज में 37 डिग्री से ऊपर हो और पहाड़ों में टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर हो तो हीट वेव जारी की जा सकती है। इसके अलावा अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव डे 4.5 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल रहे तो एक हीट वेव डिक्लेयर की जाएगी। और अगर ये 6.4 डिग्री अबव नॉर्मल रहेगा 2 कॉन्सिक्यूटिव डेज के लिए तो एक सीवियर हीट वेव डिक्लेयर की जाएगी। लेकिन अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करता है, अगर आप नोटिस करें किसी खास इलाके में 46 डिग्री टेम्परेचर है जहां पे वो ज़्यादा आसान है टॉलरेट करना किसी कम दर्जा हरारत वाले इलाके से। मतलब अगर किसी इलाके में 45 डिग्री है और किसी एक इलाके में 38 डिग्री है तो वो 38 सेल्सियस डिग्री वाला ज़्यादा अनबेरेबल लगता है। मतलब ये है कि 38 डिग्री सेल्सियस वाला इलाका ज़्यादा गर्म महसूस होता है और 45 वाला बहुत कम लगता है उसके निस्बत। तो ऐसा क्यों है? ऐसा है ह्यूमिडिटी की वजह से। अब जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी हवा के अंदर उतना ज़्यादा वेदर को टॉलरेट करना मुश्किल होता जाता है। ह्यूमिडिटी होती क्या चीज़ है वैसे? मतलब हवा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना मॉइस्चर अपने अंदर होल्ड कर सकती है। अब बात दरअसल ये है कि जितनी ज़्यादा गर्म होती है हवा उतना ही ज़्यादा इसमें मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। गर्म हवा में ज़्यादा मॉइस्चर होता है एज़ कम्पेयर टू ठंडी हवा में। इसका मतलब है अगर ठंडी और गर्म दोनों हवा का रिलेटिवली ह्यूमिडिटी 100% है
तो इसके मुकाबले गर्म हवा में ज़्यादा मॉइस्चर पाया जाएगा और जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ती है उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारी बॉडी के लिए पसीनों को इवेपोरेट करना। और जैसा कि आप जानते हैं पसीना आना नंबर 1 तरीका है हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए। अगर हवा बहुत ज़्यादा गर्म है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हवा के अंदर है तो हमें पसीना आ ही नहीं पाएगा, हमारी बॉडी ठंडा ही नहीं कर पाएगी खुद को और ये बहुत जानलेवा साबित हो सकता है। इसीलिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को कंसिडर करना ज़रूरी है। और एक मैट्रिक जो इन दोनों चीज़ों को साथ में कंसिडर करता है वो है हीट इंडेक्स। हीट इंडेक्स दरअसल हमें बताता है जो गर्मी है बाहर वो कितनी फील हो रही है हमारी बॉडी को। मोबाइल के ऐप में आप खुद ही देख सकते हैं कि जैसा कि टेम्परेचर है 31 डिग्री और अब फील्स लाइक होता है 37 या 35, इस तरह से ये फील्स लाइक वाला फीचर हीट इंडेक्स से ही निकल कर आता है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं अलग अलग टेम्परेचर्स के लेवल और अलग अलग ह्यूमिडिटी रिलेट और उनका कॉरस्पॉन्डिंग हीट इंडेक्स।